अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉटनी क्वेश्चंस के हवाले से एक सीरीज़ शुरू की हुई है। सो जल्दी से जल्दी मैं इसको भी पूरा करने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो टेस्ट है वो करीब आ चुकी है। उसके बाद जो बॉटनी लेक्चरर की है तो उसको हम आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 26 है। सबसे पहले जो हमारे पास यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है वो है हमारे पास पेप्टाइडो ग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन। अब आप इसको देखें, पेप्टाइडोग्लाइकन को सबसे पहले यानी कि ये जो होती है सेल वॉल ऑफ जो बैक्टीरिया होती है उसके अंदर आपको यानी कि क्या मिलता है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, उनकी जो बन होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। अगर दूसरा इसको आप देखें, जो केमिकली जो है वो है केमिकली दे आर कंपोज्ड ऑफ यानी कि अमाइनो एसिड्स और प्लस में जो है हमारे पास क्या है वो ग्लूकोज है। अमीनो एसिड्स प्लस में ग्लूकोज या शुगर है। जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है, पेप्टाइडोग्लाइकन बनता है। और वैसे भी आपको पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में होते हैं, अमीनो एसिड्स के बीच में होती है। ग्लाइकन लफ्ज़ यानी कि लिया गया है ग्लूकोज या शुगर से लिया गया। तो मतलब ये एक ऐसा यानी कि कंपाउंड होता है जो यानी कि बैक्टीरियल सेल वाल के अंदर पाया जाता है। उनकी जो सेल वाल होती है उसको क्या किया जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकन कहा जाता है। ठीक, कभी कभार इसकी जो सेल वाल होती है उसको म्यूरिन भी कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो म्यूरामिक एसिड जो है वो मौजूद होता है। तो उसकी वजह से इनके अंदर क्या होता है, इसको यानी कि म्यूरिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन। और जैसे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जो है आस्ते आस्ते हम चीज़ें बहुत सारी डिस्कस करेंगे, काइटिन वगैरह हो गया, लिग्निन वगैरह। तो अभी आपको पेप्टाइडोग्लाइकन को समझना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है वो है पेप्टाइडोग्लाइकन के बाद वो है, आपने ज़रूर देखा होगा, सुना होगा, एक होता है हमारे पास पॉली राइबोसोम। और पॉली राइबोसोम को भी यानी कि बारे में भी जो है वो प्रीवियस टेस्ट है उसमें पूछा गया है। इसको पॉली राइबोसोम भी कहा जाता है, इसको पॉली सोम भी कहा जाता है। इसका तीसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं आर्गो सोम भी इसको यानी कि कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों उनके नाम हैं किसके, यानी कि पॉलीराइबोसोम के। सबसे पहले सवाल ये आता है कि जब ये पॉलीराइबोसोम है क्या है, जब क्या होता है, व्हेन सेवरल राइबोसोम्स, जब एक से ज़्यादा राइबोसोम्स यानी कि आर अटैच्ड विथ सिंगल mRNA इसको क्या कहा जाता है, कॉल्ड पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, और mRNA क्या है, इसको कहा जाता है मैसेंजर RNA। इसको कहा जाता है मैसेंजर RNA, जो क्या करता है, वो मैसेज कैरी करता है कहाँ से, यानी कि DNA से लेकर यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस तक, यानी कि वो जो मैसेज कैरी करता है सीक्वेंस का, तो वो किसका काम होता है, mRNA का। ठीक है, तो दूसरा होता है RNA, राइबोसोमल RNA, tRNA। इनको हम आगे पढ़ेंगे कि ट्रांसफ़र वगैरह में जो है वो हेल्प करते हैं। तो ये होता है पॉलीसोम से। उसमें होता है क्या, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, एक हमारे पास यानी कि मतलब mRNA है, तो एक से ज़्यादा क्या है ये उस पर राइबोसोम्स हैं। ये राइबोसोम का मतलब फॉर एग्जांपल लार्जर पार्ट है और स्मॉलर पार्ट है, और ये क्या है हमारे पास mRNA है। तो जब एक से ज़्यादा जब इसके साथ बाइंड होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, पॉली राइबोसोम्स। काम तो आपको पता है राइबोसोम का एक ही होता है, mRNA को पढ़कर उनके अंदर जो सीक्वेंस होता है तो उसमें वो अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या करता है, मेंटेन करता है। जब एक से ज़्यादा अमीनो एसिड मिलते जाते हैं तो वो क्या जाकर बनता है, एक प्रोटीन बनता है जाकर। ठीक है, ट्रांसलेशन करने के बाद। तो ये था हमारे पास पॉलीसोम। उसके बाद हमारे पास जो है वो है कि भाई न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस। एक तो आपने सुना होगा कि राइबोसोम्स कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, यानी कि इनको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे यानी कि राइबोसोम्स होते हैं तो वो वहाँ पे प्रोटीन की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। एक तो आपने ये सुना होगा। अब न्यूक्लियोलस को कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स फैक्ट्री, मतलब ये फिर वो जगह है जहाँ से राइबोसोम खुद बनते हैं। तो इसकी वजह से ये न्यूक्लियोलस क्या है, फेमस है। ठीक है, और न्यूक्लियोलस का आपको पता है कहाँ पे होता है, हम देखते हैं कि भाई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो होता है वो मटेरियल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोम को पैदा करता है, और वो यानी कि इसकी क्या कहलाती है, फैक्ट्री कहलाती है। ठीक है ना, तो राइबोसोम्स। उसके बाद हमारे पास जो है वो है इकोलॉजी।
इकोलॉजी को अगर देखें, इकोलॉजी सबसे पहले इससे जो सवाल आता है वो ये आता है कि अर्नेस्ट हैकल जो साइंटिस्ट था उसने यानी कि ये टर्म क्या करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया 1869 के अंदर। यानी कि इन्होंने बताया कि भाई ये कोई भी चीज़ मतलब इस किस्म की है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरियस रिलेशनशिप्स of living things to each other and with their environment। जब आप यानी कि ऑर्गेनिज्म के बीच में जो है वो रिलेशनशिप पढ़ें और उसके बाद यानी कि उनका एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप जब आप पढ़ें तो उसको क्या कहा जाता है, इकोलॉजिकल कहा जाता है या इकोलॉजिकल सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल। सबसे सवाल ये आता है कि अर्नेस्ट हैकल ने ये 1869 में ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाया। तो दूसरा ये इकोलॉजी है क्या, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में और उसका जो एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप जब हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो इकोलॉजी मतलब यानी कि इनके बारे में भी हमने पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि इनसे भी सवाल जो है बहुत सारे आ जाते हैं कि इकोलॉजी क्या है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वो जो टेस्ट है उनको मैं डिस्कस तो करूँगा, जो है इन्वायरमेंट यानी कि फंक्शनल जो यूनिट होता है हमारे बायोस्फीयर का, उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, आगे हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद यानी कि क्या होता है यहाँ पे अगर आप देख लें, दूसरा जो यानी कि टर्म है वो कौन सा वाला है, वो ये है कि आप पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। एक होती है हमारे पास स्पेशीज, जो दूसरा होता है पॉपुलेशन। अगर आप पॉपुलेशन को देखें तो इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। जब यानी कि एक ही किस्म के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यानी कि एक जगह पे रहें, दैट लिव टुगेदर एक तो एक दूसरे के साथ रहें और यानी कि सेम एरिया और उसके बाद यानी कि सेम टाइम, तो उसको क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन, कॉल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन कहा जाता है। तो आप कोई भी एक इंडिविजुअल यानी कि पॉपुलेशन को देख लें, वो एक जगह पे रह रही है या सर्वाइव कर रही है अपनी जो है वो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है कि स्पेशीज़। मैं उसको यहाँ पे ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ, स्पेशीज़ यानी कि इसको क्या कहता है कि भाई व्हेन ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स live in particular environment and interbreed with each other वो एक दूसरे के साथ क्या करें, इंटरब्रीड करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेशीज़ कहते हैं। ये थोड़ा लोअर लेवल पे लिया जाता है और इस पॉपुलेशन जो होती है वो ब्रॉडर लेवल पे लिया जाता है। स्पेशीज़ को अगर आप देखें तो ये एक मतलब बेसिक यूनिट है किसका, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। सबसे पहले जो यानी कि सबसे पहले हमारे पास है वो ये है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो आता है वो स्पेशी आता है। ठीक ना, ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि भाई, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको इसका सीक्वेंस याद करना है। किंग फिलिप कॉल्ड आउट फॉर गुड सूप, ठीक है, SGFOCP या के। और अगर आपको पता है कि भाई एनिमल किंगडम है तो फाइलम, और प्लांट किंगडम है तो आप देख के यहाँ पे करेंगे किंग डेविड। अब ये क्या है, स्पेशीज, और ये क्या है, जीनस। ये आप याद कर लें, फैमिली। ये क्या है, आर्डर। एक तो आपको सीक्वेंस याद रहेगा, दूसरा आपको क्लास, और ये क्या है, डिवीजन, और ये क्या है, किंगडम। ठीक है, तो आपको देखेंगे किस स्पेशीज़, जीनस, फैमिली, आर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम, ये वाली चीज़ें भी आपको रहेंगी। या अगर आपको कोई सीक्वेंस आ जाता है कि भाई स्पेशीज़ के बाद कौन सा आता है, जीनस जब मिलता है तो ये किस में चला जाता है, तो इसी तरह से आपको ये सीक्वेंस भी याद रहेगा, आप इसको भी पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है वो है इकोलॉजिकल
निच। इकोलॉजिकल निच, अगर आप इकोलॉजिकल निच को देखें तो ये क्या होता है, हर कोई ऑर्गेनिज्म, ईच ऑर्गेनिज्म या उसकी कोई पॉपुलेशन है या उसकी कोई क्या है पॉपुलेशन होती है, जब किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर कोई अपना रोल प्ले करती है, ये सारे काम करती है, मिलजुल कर एक्टिविटीज़ करती है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं, वो कलेक्टिवली एक दूसरे पे कैसे इफेक्ट्स रखती हैं यानी किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल निच। यानी कि ईच ऑर्गेनिज्म या उसकी जो पॉपुलेशन है प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, plays an important role in particular habitat। जब वो किसी इन्वायरमेंट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, यानी कि वो अपनी जो है इट्स एक्टिविटीज़ है परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी कर रहा है, रिक्वायरमेंट्स उसके बाद यानी कि एंड इफेक्ट्स आर कॉल्ड इकोलॉजिकल निच। तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल निच। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी इन्वायरमेंट के अंदर जो अपने सारे काम काज कर रहा है, अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल निच। अगर आप देखें हनी बीज जो हैं वो मतलब जो है वो सारा काम कर रहे हैं, नेक्टार को सक कर रहे हैं, पानी लेकर आ रहे हैं, एक दूसरे का सोशल बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके बावजूद यानी कि सारा जो काम अपने एनवायरनमेंट के अंदर कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल निच। ठीक है ना, तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो रोल होता है अपने एनवायरनमेंट के अंदर, उसको इकोलॉजिकल निच कहा जाता है। उसके बाद जो हमारे पास है वो है बायोम। अब बायोम के बारे में आप देखें, ये सारे आपने पढ़ने हैं बायोम। सबसे पहले बायोम है क्या, बायोजियोग्राफिकल मतलब ये मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट जो जियोग्राफिकली सेपरेटेड हो और उसको अपने ऑर्गेनिजम्स हों, ठीक है ना, भले वो टेरेस्ट्रियल हो या जो है वो मतलब फॉरेस्ट हो या ग्रासलैंड हो, तो ज़ाहिर है बायोजियोग्राफिकल एक जो रीजन होता है जो जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या फर्दर डिफ्रेंशिएटेड उनको क्या किया जाए, डिफ्रेंशिएटेड किया गया है, फर्दर डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस वो जो कॉम्प्लेक्स उनके अंदर इंटरेक्शंस हैं या क्लाइमेट के या बायोटिक फैक्टर्स के ऑफ क्लाइमेट और बायोटिक फैक्टर्स into large easily recognizable unit called biome। तो उसको क्या कहा जाता है, बायोम कहा जाता है। मतलब बायोजियोग्राफिकली जो एक डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया हो, उसको अपने यानी कि ऑर्गेनिजम्स हो, उनका अपना क्लाइमेट हो यानी कि वेजिटेशन हो, उसके बुनियाद पर जब हम उसको क्या करें, इजीली रिकग्नाइजेबल करें, तो उसको क्या कहा जाता है, बायोम को अगर आप देखें हमारे पास यानी कि फॉर एग्जाम्पल ग्रासलैंड है, उसको यानी कि अपनी जो है वो वेजिटेशन है, उसको अपने जो है वो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनका अपना जो है वो यानी कि क्या है फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंटल, ठीक है, मतलब जो भी है, या आपके पास सवाना है, ठीक है, या उसके पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, तो ये बायोजियोग्राफिकली जो डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया होते हैं और उनका जो अपना यानी कि हैबिटेट होता है, उनको अपने जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह सुबह नेक्स्ट टाइम जो हम दूसरे यानी कि लेक्चर के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप जैसे ये लेक्चर सीरीज पूरी करूँगा उसके बाद मैं आपके साथ यानी कि पास्ट पेपर्स को यानी कि हल करूँगा। पास्ट पेपर्स के बाद जो है मैं वो आपके साथ यानी कि इंटरव्यू हो यानी कि जो पार्ट ऑफ एग्ज़ाम है वो भी आपके साथ क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये चीज़ें पसंद आएंगी इंशाल्लाह। शुक्रिया।